ही नहीं। टाइम वेस्ट कर रहा है ये अपना सच। अरे नहीं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, सामने कार्य का देखते हो क्या? टाइम वेस्ट नहीं कर तो रहा, शाम के 4 बजे के बाद तुम जॉब करते हो, चला जाता। तो उससे क्या मिल जाएगा? दूसरे का आता ना। कहाँ से? इसके क्या ध्यान? अरे एटलीस्ट काम तो करना स्टार्ट करो अभी। कर रहे हो? क्या कर रहे हो? प्रोजेक्ट। नाइस। कंपनी स्टार्टअप, कंपनी में खुद का स्टार्टअप है। खुद का स्टार्टअप है? क्या कंपनी है? तुम्हें कुछ पे कर रही है वो? पे कर रही है? अच्छा, इंटर्नशिप कर रहे हो तो। चलो भाई। पढ़ते हैं समझते हैं, स्प्रिंग बूट है ना। सुना बहुत है इसके बारे में। यस सर। आज एक्चुअली सुन लेते हैं कि ये करता क्या है, क्यों आया, है ना। सबसे पहले बोल रहा है स्प्रिंग बूट इज अ प्रोजेक्ट। सर प्रोजेक्ट ही तो बनाना था, तो खुद ही प्रोजेक्ट है। हाँ, बोला दैट इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। किसके टॉप पे बनाया गया है इसको? स्प्रिंग फ्रेमवर्क। स्प्रिंग फ्रेमवर्क पहले आया था, फिर स्प्रिंग बूट बनाया, वो 2003 में आ गया था, ये 2014 में आया था, है ना। तो स्प्रिंग ने क्या किया था? स्प्रिंग ने एनालाइज किया प्रॉब्लम्स, वो सारी प्रॉब्लम जो आप वेब डेवलपमेंट में देख रहे थे, फेस कर रहे थे, वो सारे बॉयलर प्लेट जो लिखने पड़ते ही थे, उन सबको रिजॉल्व कर दिया किसने? स्प्रिंग ने। एनोटेशंस वगैरह प्रोवाइड कर दी, जिससे आप काम करना स्टार्ट कर दिए। स्प्रिंग एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर वाला आपने आर्किटेक्चर फॉलो किया, एपीआई और वेब डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। अब इस वेब डेवलपमेंट में भी बहुत कुछ हमें कॉन्फ़िगर कराना है ना। सर अगर मैं स्प्रिंग एमवीसी में एक फॉर्म बना के वहां से डेटा रीड करके डेटाबेस में जो स्टोर कर रहा था, उसके लिए मैंने बहुत कुछ लिखा। क्या क्या लिखा? सबसे पहले अब मैं पूरा रिवाइंड करा रहा हूँ पिछला वाला, जिससे तुम्हें याद आए कि वहां क्या होता था और यहाँ अब क्या होने वाला है। डन। सबसे पहले आप क्या किए? प्रोजेक्ट बनाए, एक डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बनाए थे, फिर उसको आपने मैवन में कन्वर्ट कर दिया, जिससे आपको प्लगइन्स मिल पाए, सब कुछ। एक डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर वेब डॉट एक्सएमएल फाइल आपको जनरेटेड मिल गई। वहां आपने क्या किया था? वेब डॉट एक्सएमएल में सर हमने फ्रंट कंट्रोलर स्पेसिफाई किया था। जो रिक्वेस्ट आती है फ्रंट एंड से, उस रिक्वेस्ट को हमने डिस्पैचर सबलेट तक मैप करा दिया। और डिस्पैचर सबलेट वो बंदा है, वो फ्रंट कंट्रोलर है, जो पूरे एप्लीकेशन को कंट्रोल करके देगा, सब कुछ वही चलवाता है। डन। ठीक है, डिस्पैचर सर्वलेट के बाद फिर क्या किया था आपने? फिर सर हमने एक और एक्सएमएल फाइल बनाई थी, वहां कॉन्फ़िगरेशन की, वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी बेसिकली, जो हमारे पूरे स्प्रिंग एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन कंटेन करती है ना। वहीं हम सारी बीन्स बना रहे होते हैं, व्यू रिजॉल्वर वगैरह, और आपका एमवीसी का जो सेटअप करना हो, वो बेस पैकेज बताना हो, वो कंपोनेंट स्कैन बेस पैकेज बताया था ना। और भी जो काम, अगर मैं स्प्रिंग एमवीसी में हाइबरनेट मतलब ओआरएम इंटीग्रेशन अगर मैं करना चाहूँ, तो उसके लिए भी सर कुछ बीन्स बनानी पड़ती हैं, वो पांचों बीन मुझे वहीं बनानी पड़ती है एक्सएमएल। उसका जावा बेस्ड वर्जन आ गया, जो क्लासेस में आप करने लगे, वही काम किया, बट क्लासेस में जावा बेस्ड में किया। ठीक। इट मीन्स हमको वेब डॉट एक्सएमएल बनानी है, या हम वेब सर्वलेट नाम का एक क्लास बना सकते थे, बनाया था ना। फिर हम जो आपने इस आपकी रिक्वेस्ट का नाम रखा था, जैसे क्या नाम रखा था? फ्रंट नाम रखा था ना। फ्रंट सर्वलेट डॉट एक्सएमएल दूसरी फाइल बनाई थी, जहां व्यू रिजॉल्वर को स्पेसिफाई किया था, उसकी जगह स्प्रिंग कॉन्फ़िग वहां बना लिया था, दूसरी क्लास। बेसिकली कर क्या रहे हो इनमें? कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ा। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन में डेटा सोर्स देना पड़ा, हाइपरनेट की सारी प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई करनी पड़ी, वो सारे काम हमने करे खुद। और इनके साथ साथ हमें सबसे पहले जो करना पड़ा होगा, प्रोजेक्ट बनते ही, मेवन प्रोजेक्ट बनते ही, फॉर्म डॉट एक्सएमएल में डिपेंडेंसीज ऐड करने का काम करना पड़ा। हाँ सर, उसमें डिपेंडेंसीज ऐड की, हाइबरनेट कोर की अलग की, स्प्रिंग ओआरएम की अलग की थी, माइस्क्वेल कनेक्टर की अलग की थी, स्प्रिंग वेब एमवीसी की अलग की थी, फिर जावा सर्वलेट एपीआई अलग की थी, जकार्ता वाली की थी। कर रहे थे ना। मल्टीपल डिपेंडेंसीज, जैसा काम करना है, जो क्लास चाहिए उसके लिए एक डिपेंडेंसी लेकर आ जाओ।
लगभग 7-8 डिपेंडेंसी आपने डाल रखी है उस प्रोजेक्ट में, देखा होगा आपने। देखो, FIR। IFTM वाले। कौन सा? आई आई? एफ टी ये कहाँ पे? है। अच्छा अच्छा, तभी देखो, कॉन्फिडेंस देख रहे हो लड़के का। हाथ में पानी का ग्लास जिस कॉन्फिडेंस से पकड़ा है ना, उतना कॉन्फिडेंस से लोग अच्छे वाइन का ग्लास नहीं पकड़ सकते। ठीक है। हाँ, तुमने क्या कह रहा था वो मैं भूल जाऊंगा फिर। हाँ, तो पॉम्ड एक्सएमएल में हमें इतनी सारी डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ी, पहले वो पेन था। फिर उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कंपेटिबल कौन सी है। वर्जन मिसमैच होता है, इनकम्पेटिबल हो जाती है डिपेंडेंसी, चलता नहीं प्रोग्राम। फिर हम जाके सर्च करते हैं कौन सी कंपेटिबल है 6.2 के लिए। अगर मेरी वेब एमवीसी 6.2 है, तो मैं ORM की कौन सी वाली डालूं, ये वाली कंपेटिबल है, चलो लगा के देखेंगे। तुम्हें चैट जीपीटी या गूगल बता रहा होता है ना। ये कर लिया, ये पेन से जब आप छुटकारा पाए तब जाके कॉन्फ़िगरेशन वगैरह की, कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपने लिखा लॉजिक। कहाँ? कंट्रोलर्स में कंट्रोलर बनाए आपने, सर्विस बनाया, डाओ बनाया, है ना, ये सब किया। हर एक मेथड पे एक एनोटेशन लगाया, लगाते थे हम, रिक्वेस्ट मैपिंग उसका रिप्लेसमेंट आपने देख लिया है, ढूंढ लिया है ना, HTTP मेथड के साथ गेट पुट पोस्ट एंड डिलीट मैपिंग। ठीक है, ये काम हमने करा है अभी। स्प्रिंग बूट कहता है कि तुमको ये सब करने की जरूरत। इसमें हमने, अगर स्प्रिंग वेब एमवीसी का प्रोजेक्ट रन किया होगा ना, तो रन करने के लिए एक अपाचे डोंकेट सर्वर भी डाउनलोड किया था। डाउनलोड करके इंस्टॉल करा, इंस्टॉल करके इंटीग्रेट करा आपकी STS या इक्लिप्स के साथ, याद है? वो नहीं करते तो क्या चल जाता प्रोजेक्ट? कभी नहीं चलेगा, सर्वर चाहिए ना, चलेगा तभी। सर्वर किया। सर, डेटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस चाहिए था। मैं SQL वर्कबेंच डाउनलोड किया, उसका सर्वर डाउनलोड किया। उसमें आपने एक कनेक्शन बनाया, कनेक्शन के अंदर डेटाबेसेस बनाए, टेबल्स बनी थी वहाँ, है ना। एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन MySQL हो गया। अब हमको क्या क्या चाहिए? पहले तो जावा में इतना काम करा, फिर दो एप्लीकेशन अलग से इंस्टॉल किए, डाउनलोड करा, इंस्टॉल करा, उनका इंटीग्रेशन करना पड़ा। हाँ सर, कनेक्शन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन वो तो दे नहीं पड़ रही है, उसके साथ साथ हमें इंस्टॉल भी करना पड़ता है, मतलब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। अगर हम कोई भी API बनाए, टेस्टिंग करेंगे तो डेटा डेटाबेस में स्टोर करेंगे ना, तो उसके लिए टेम्पररी डेटाबेस चाहिए। MySQL यूज कर रहे हो तुम, ठीक। इतने सारे काम हम कर रहे हैं MVC के अंदर। हाइबरनेट कहता है हम सब रिजॉल्व कर देंगे। सॉरी, नॉट हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट ने कह दिया कि भाई हम ये सारा जो पेन है ना तुम्हारा, ये दुख हर लेंगे। हरना समझते हो? हाँ, नहीं, हर लेना मतलब क्या? छीन ले। मतलब समझ आ गया। मैंने नहीं मालूम था। अरे उर्दू में बता दो, तुम तो वहां भी पढ़े हो ना, क्या होता है? अगले सर। मदर से वहां तो उर्दू पढ़ाया होगा ना, क्या होता है उसका मतलब? हाँ, वैसे उर्दू नहीं मालूम। कर लेना मतलब दुनिया से मुक्ति, भगवान की शरण में जाना। नहीं, मतलब बिना आपके चाहने के सर, वैसे मेरे कर लेना मतलब ये है ना, ले लेना, उठा लेना। किसी की जिम्मेदारी उसके ऊपर ले रहे हैं। जिम्मेदारी नॉट जिम्मेदारी। बहुत अधिकार छीन में हो गया, अधिकार छीनना हो हर गया। लेना मतलब अगर आपके कुछ दुख हैं, उनको अगर मैंने ले लिया, तुम्हें टेंशन फ्री कर दिया, तो दुख हर लिए, कर लिया ना। कोई भी चीज, कोई भी चीज, अगर मैं आपका बैग है, वो मैंने ले लिया, बैग हर लिया। आपके नीचे बाइक खड़ी है, बाइक को उठा के ले गया, बाइक हर ली। वही, हर लेना मतलब ले लिया, ये छीन लेना कह लो। जैसा मैं दुख है कि नौकरी कम मिलेगी, वो एक दुख है। अब आपको एक दुख है कि मुझे जॉब कब मिलेगी, और मैं एक ऐसा रेफरेंस दूं, ऐसा कॉल लगा दूं जिसके बाद सीधा लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिल जाए, समझ रहे हो, ज्वाइन ही हो जाए, तो हर गया ना दुख। और ये होता है। तो स्प्रिंग बूट ने वही शब्द यूज किया, डेवलपर कम्युनिटी से कहा कि भाई देखो, तुम्हारी ये जो टेंशन है ना, जो तुम अब तक झेलते आए हो, इसको अब हम हर लेंगे।
सॉल्व करते हैं। तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ता था? सबसे पहले तो सर हमारी प्रॉब्लम यही है कि हमको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। एप्लीकेशन बनाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन करें, कॉन्फ़िगरेशन से पहले हमें वो डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी डालनी पड़ती है सर। जैसा जो जो यूज़ करेंगे टूल, उनके लिए जार चाहिए और जार के लिए डिपेंडेंसी लानी पड़ती है। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो हम यही फीचर निकाल के दे रहे हैं तुमको। क्या? जो पॉम डॉट एक्सएमएल में आप वन बाय वन सारी डिपेंडेंसीज डाल रहे थे ना, वो वाला कॉन्सेप्ट ही हटा देंगे। हम स्प्रिंग स्टार्टर का एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। वहां पे आपको ये सारी डिपेंडेंसीज डालने की जरूरत ही नहीं होगी। आपको सिर्फ एक डिपेंडेंसी डालनी होगी। वेब पे काम करना चाहते हो ना, तो स्प्रिंग वेब की एक डिपेंडेंसी डालना। डाउन दी लाइन उसके सारी डिपेंडेंसीज अवेलेबल होंगी। जिसकी तुमको जरूरत होगी ना, वो खुद ही लोड करा के रख ले। तुमको रन टाइम पे बार बार ला ला के रखने की जरूरत। ये दुख हर गया। कम वर्जन वगैरह बताने पड़ते थे, इनका वर्जन बताने की जरूरत नहीं भाई। हम खुद ही उठाएंगे लेटेस्ट वाला। तो ये जो वर्जन मिसमैच वाला प्रॉब्लम आता था, इनकम्पेटिबिलिटी का जो प्रॉब्लम था, दूर हो गया। बस डालो डिपेंडेंसी, अपने आप वो उठा लो। एक दुख हर गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट भी था। बहुत से एप्लीकेशन है जिनमें सब कुछ सही लिखा है, वो डिपेंडेंसीज के जो वर्जन है ना, मिसमैच होता रहा ना, चलेगा ही नहीं एप्लीकेशन। पूरा दिन खराब हो पूरा जाएगा। पूरा दिन खराब हो जाता है। हो गया ना, सब दिन खराब। हाँ, ऐसा होता है। एक दिन खराब हो जाए, हो सकता है समझ में ही ना आए, दिमाग नहीं चलता। फिर हमें लगता है चलना चाहिए ना यार, सब कुछ तो सही लिखा है। सही। बार बार रन करके देखेंगे, बार बार नहीं चलेगा। तो उसका रीजन क्या है? सिर्फ हमने कॉम डॉट एक्सएमएल में झांक कर नहीं देखा। सबसे पहले तो वहीं देखना होता है। तो इस पेन को उन्होंने रिजॉल्व कर दिया। अगला पेन क्या था? कॉन्फ़िगरेशन। सारी कॉन्फ़िगरेशन मैन्युअली तुम ही कर रहे थे। फ्रंट कंट्रोलर को वेब डॉट एक्सएमएल बनाया, उधर फ्रंट कंट्रोलर स्पेसिफाई किया, मैपिंग करा दी। उसके बाद सबलेट मैपिंग टैग लगाए थे ना, मैपिंग टैग। उसके बाद फिर क्या किया था आपने? ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई थी जिसके अंदर सबलेट डॉट एक्सएमएल फाइल, जिसके अंदर आपने सारी बीन्स बना रहे थे। मैंने कहा दोनों नहीं कर रही। ना वेब डॉट एक्सएमएल बनाने की जरूरत है, ना ही तुमको वो सर्वलेट डॉट एक्सएमएल बनाने की जरूरत है। तो सर वो जावा बेस्ड वाली दो क्लासेस बनाने की जरूरत होगी? नहीं है, वो भी नहीं करना। तो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से करेंगे? मैंने कहा इसका एक सबसे 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 ज्यादा बड़ा जो फीचर है ना, वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का ही है। क्या है? स्प्रिंग बूट का जो सबसे मेन फीचर है वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ये सारी चीजें, फ्रंट कंट्रोलर और ये सब कुछ ऑटो कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। इनको तुम्हें कॉन्फ़िगर कराने की जरूरत नहीं है। तो सर फिर डेटाबेस से इंटरेक्शन कैसे होगा? डेटाबेस से इंटरेक्शन करने के लिए वो यूआरएल, यूजर पासवर्ड वो नहीं बताएंगे क्या? वो तो बताना पड़ेगा ना। किस डेटाबेस से कनेक्ट होना चाहते हो उसका नाम बता दो। क्या यूजर नेम, क्या पास, तुमने उसको प्रोटेक्ट कर रखा है ना। तो जब तक वो क्रेडेंशियल्स नहीं डालोगे तो कैसे कनेक्शन बना पाए? कनेक्शन ये कह रहा है मैं खुद बना लूंगा, बस तुम मुझे वो डेटा सोर्स बता देना। और वो सारा डेटा सोर्स एक डॉट प्रॉपर्टीज फाइल होगी इनके पास, प्रोजेक्ट के अंदर ही बना के देते हैं रिसोर्सेज वाले फोल्डर में। उसके अंदर स्पेसिफाई कर देना, दैट्स इट, काम हो जाएगा। ओके। मतलब कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी सर? नहीं कर। ठीक है, चलो कॉन्फ़िगरेशन नहीं भी करें तो फिर हमको वो दो एप्लीकेशन तो डाउनलोड करने पड़ेंगे ना। पहला सर डेटाबेस एप्लीकेशन, जिसमें डेटा स्टोर करेंगे। ओके। दूसरा कौन सा? देखा, जहां एप्लीकेशन को रन करेंगे, मतलब सर्वर। दोनों ही हमको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने पड़ेंगे ना। स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन चलाएंगे तो नहीं चलेगा क्या? बिना सर्वर के चल जाएगा? नहीं भाई, बिना सर्वर के नहीं चलेगा। डेटा को डेटाबेस में स्टोर करने, हमें अपनी क्वेरीज चलानी है। वो सारी क्वेरी चलाने के लिए टेबल चाहिए। टेबल कहाँ बनती है? डेटाबेस में। डेटाबेस चाहिए। कहाँ है डेटाबेस? उसके लिए तो माइस्क्यूएल लगेगा ना। क्या लगता है? माइस्क्यूएल लग सकता है, वो ऑप्शनल है। नहीं चाहिए तुमको माइस्क्वेल, मत करो इंस्टॉल। तुमको ना तो अलग से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन माइस्क्वेल इंस्टॉल करने की जरूरत है, ना ही अलग से अपाचे टॉमकैट इंस्टॉल करने की जरूरत है। सर सर्वर भी नहीं चाहिए, डेटाबेस भी नहीं चाहिए? नहीं, फिर कैसे होगा? एपीआई कैसे बनेगा? उस उन दोनों चीजों को स्प्रिंग बूट जो प्रोजेक्ट है ना, ये इस प्रोजेक्ट ने इनबिल्ड दिया हुआ है। जब तुम प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो ये आपको एक इन मेमोरी डेटाबेस प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम है H2। क्या नाम है? H2 एक इन मेमोरी डेटाबेस होगा। वहां आप अपनी टेबल्स भी बना सकते हो, डेटा स्टोर कर सकते हो, सेम जैसे अभी तुम MySQL में कर रहे हो। वो इन मेमोरी डेटाबेस है, जिसे
URI के थ्रू एक्सेस किया जाता है ब्राउजर पे। टेबल दिखेगी, सब दिखेगा, उनको तुम चेक कर सकते हो। ठीक। दूसरा, ये एक एम्बेडेड सर्वर प्रोवाइड करते हैं। एम्बेडेड, एम्बेडेड वर्ड से तुम्हें थोड़ा रिलेट कर रहे हो, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता था। एक नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम, एक एम्बेडेड। एम्बेडेड कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे? वो छोटे छोटे ऑपरेटिंग सिस्टम जो अलग अलग मशीन्स में यूज होते हैं। आपका ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, उसमें भी तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तभी तो वो ऑटोमेटिक है। उसमें तुम प्रोग्रामिंग देते हो ना कि ये ले लो, इतने टाइम तक उसको वॉश करना, ये करना। तो उसमें भी तो एक पीछे बोर्ड लगा हुआ है ना, मदरबोर्ड। वो भी, उधर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। तो वैसे ही एक छोटा सा सर्वर ये इनबिल्ड ही बना के देंगे जिसपे तुम अपने एप्लीकेशन को रन कर लो। तो मतलब वो दोनों पेन भी हटा दी, दोनों। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं चाहिए। तुमको पॉम डॉट एक्सएमएल में जो दिक्कतें होती थी वो भी रिजॉल्व कर दी। तुमको कॉन्फ़िगरेशन में जो दिक्कत होती वो भी रिजॉल्व कर दी है। तो सोच कर देखो फिर डेवलपमेंट कितना फास्ट हो जाएगा ना। सबसे ज्यादा पेनफुल तो वही था ना, हमने लास्ट जो एक एपीआई बनाई थी, उसमें सर वो सब कुछ लिखना पड़ा। वो कॉन्फ़िगरेशन वो सब करना पड़ा ना। सर्वर भी चाहिए था, सर्वर पहले से इंस्टॉल था बट करा तो हम ही ने था। अगर डेटाबेस में, अगर ओआरएम में हम क्वेरी चलवा रहे थे, डेटाबेस में डेटा जा रहा था, तो वो किसके थ्रू, कब गया? जब डेटाबेस इंस्टॉल किया, इंटीग्रेट किया। अभी जरूरत नहीं पड़ने। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग बूट कहता है हम देखेंगे। सर लेकिन हमको माइस्क्वेल ही इंटीग्रेट करना, माइस्क्वेल में डेटा ले जाना है, स्प्रिंग बूट के थ्रू जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा भाई। वो तो तुम किसी भी एप्लीकेशन से कनेक्ट करवा सकते हो। बट इन्होंने अपना भी दिया हुआ है, अगर आपको सिर्फ एपीआई बना के टेस्ट करनी है तो वहीं से हो जाएगा। अलग से आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है कौन? स्प्रिंग बोट। रैपिड मतलब फास्ट, फास्ट फास्ट, फास्टर, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट। लेकिन मैं सिर्फ फास्टर बोलना चाहता हूँ। ठीक है। ठीक है सर, चलो देखते हैं, अब पढ़ते हैं इसको। पूछना है सर, स्प्रिंग की पढ़ी हमने फिर। स्प्रिंग पड़ी है तभी स्प्रिंग बूट पे तुम काम कर पा रहे होगे। तभी ये रियलाइज तब होगा जब आप स्प्रिंग बूट में काम करोगे। अभी नहीं होगा। अभी बस उसको रखो दिमाग में कि क्यों पढ़। फिर तुम्हारे इस क्यू का आंसर तुम्हें खुद मिल जाता है। ठीक। अच्छा, अब पढ़े इस लाइन को दोबारा से। बोल रहा है स्प्रिंग बूट। अब सिर्फ वाहवाही होगी, सिर्फ स्प्रिंग बूट की। और वो वाहवाही में, पूरी वाहवाही में यही मिलेगा जो हमने अभी डिस्कस कर लिया। इसलिए अब ये डेफिनेशंस हिंदी लगेंगे हम। इसलिए मैंने तुमको ये सब पहला एक ओवरव्यू दे दिया। ठीक है। बोला स्प्रिंग बूट इज अ प्रोजेक्ट that is built on the top of Spring Framework. Manji, it provides an easier and faster way to set up, configure, and run both simple and web-based applications. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में होती थी, एप्लीकेशन को सेटअप कराने में, कॉन्फ़िगर कराने में। इस सब उसने इजी कर दिया है। अच्छा, like it is a Spring module that provides the RAD, rapid application development feature to the Spring framework. It is used to create a standalone Spring based application that you can just run because it needs minimal Spring configuration. अभी एक और वाहवाही ये करेगा। आगे चलो। बोला इन स्प्रिंग बूट देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, वेब डॉट एक्सएमएल को ही कहते हैं हम ये। It uses convention over configuration software design paradigm. That means it decreases effort of the developer. सारे एफर्ट्स तो डिक्रीज हो ही रहे हैं ना सर, जब हमको ये सब नहीं करना पड़ेगा जो बताया गया, तो एफर्ट्स तो अपने आप ही डिक्रीज हो जाएंगे। Why should we use Spring Boot framework? ये वाली बात आ गई। मतलब इतना कुछ देने के बाद भी तुमने ये बोल दिया, उससे बुरा नहीं मान जाएगा? तुम कह रहे हो, क्यों यूज करना चाहिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क? गलत बात है। अच्छा, अगर ये क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बूट चलाना है तो उसके लिए ये कह रहा है यूज स्प्रिंग STS ID और स्प्रिंग इनिशियलाइजर टू डेवलप स्प्रिंग बूट जावा एप्लीकेशन। स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन बनाना है ना तो STS लगेगा, या फिर आप स्प्रिंग की वेबसाइट पे स्प्रिंग इनिशियलाइजर जाके सर्च करो, वहां से प्रोजेक्ट बनाओ, जिप करो, डाउनलोड करो, उसको इंपोर्ट कराओ अपनी क्लिप्स पे, फिर चलाओ।
दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो मैंने क्या करा, स्प्रिंग के टूल्स फॉर इक्लिप्स डाउनलोड ही कर लिए, उसी को एसटीएस कह रहे हैं। एसटीएस स्प्रिंग टूल्स फॉर इक्लिप्स लिख के आता है, देखना अभी वो रिनेम कर दिया है हम लोगों ने। तो स्प्रिंग के सारे टूल्स रखे मिलेंगे तुम्हें इसी इक्लिप्स में, जो तुम वहां से डाउनलोड करोगे इक्लिप्स का। बेस्ट है ना, स्प्रिंग बूट सपोर्ट करता है कौन, एसटीएस। ठीक है, व्हाई शुड यूज स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क, बिकॉज, बिकॉज आ गया, जस्ट बिकॉज, जस्ट बिकॉज, लड़कियों का डायलॉग। The dependency injection approach is either used in Spring Boot और dependency injection वाला approach भी use होगा। It contains powerful database transaction management capabilities। सर पावरफुल डेटाबेस ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ? बिकॉज देखो, एक पेन और है हमारे जीवन में। हम बेशक हाइबरनेट यूज करते हैं, हाइबरनेट टेम्पलेट यूज करते हैं, बट वहां पे कुछ मेथड तो मिल गए, बट क्वेरीज चलाने के लिए हम एचक्यूएल लिख रहे थे, कभी कुछ लिख रहे थे, है ना। स्प्रिंग बूट कहता है कि हमने एक लाइब्रेरी, एक और टूल मेरा है, जिसे कहते हैं स्प्रिंग डेटा जेपीए। क्या नाम है? स्प्रिंग डेटा जेपीए। वहां पर आपको कोई क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि हम तुमको देंगे एक इंटरफेस, जिसको आप एक्सटेंड करा लेना किसी दूसरे इंटरफेस में, और उस इंटरफेस में एक्सटेंड करा लोगे। इंटरफेस को इंटरफेस में एक्सटेंड कराओगे तो बताओ क्या क्या कोई इंप्लीमेंटेशन दे सकते हो? नहीं, कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं देना। अपने इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर लेना तुम मेरे सारे मेथड। हम तुमको मेनली जो क्रड ऑपरेशंस करने के लिए जितने भी मेथड हो सकते हैं ना, हमने सारे बनाए हुए हैं। उसके अलावा आपको कोई स्पेशल क्वेरी भी चलानी है ना, तो उसके लिए क्वेरी नहीं लिखनी। उसके लिए बस एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप का मेथड, मीनिंगफुल मेथड बना के रख देना अपने इंटरफेस के अंदर। तुम्हारे मेथड का नाम पड़ेगा ये आपका स्प्रिंग डेटा जेपीए, उसी नाम के बेसिस पे एक क्वेरी खुद ही लिख देंगे। तो क्वेरी लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, इतना फास्ट है, इतना इजी है। तो अभी हमको स्प्रिंग डेटा जेपीए को इम्प्लीमेंट करना हो तो सर क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, वही डेटाबेस वाला डेटा सोर्स दे दिया तुमने, यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, उतनी चीजें प्रोवाइड कर दी। आपको बार बार अपडेट करना है, क्रिएट करना है, वो वाली बात बता दो बस उसको। उसके बाद बस स्प्रिंग डेटा जेपीए की एक डिपेंडेंसी डालनी होगी, एक डिपेंडेंसी डालनी होगी, और वही अपना एनोटेशन लगा लो। और जहां भी आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है, बस वहीं पे अपना वो जो नया मेथड, सॉरी इंटरफेस बनाया होगा, उसका डिपेंडेंसी रख लो, और उसको ऑटो वायर करा दो। ऑटोमेटिकली इंजेक्ट भी होगी डिपेंडेंसी, और उससे सीधा कॉल कराने लग जाओ मेथड। सारे मेथड वहां अवेलेबल होंगे, कोई इंप्लीमेंटेशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती स्प्रिंग बूट में। किसी भी डेटाबेस से रिलेटेड मेथड को कॉल करना है, कॉल करो आराम से, है ना। ठीक है, आगे आएगा। Well, it simplifies integration with other Java framework like JPA, Hibernate, ORM, Struts, etc. It reduces the cost of development time of the application. ये है स्प्रिंग बूट। फॉर्मूला देखो क्या है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्लस एम्बेडेड सर्वर, टॉमकैट जेटी कुछ भी हो सकता है, ये दोनों आ गए इसके साथ। माइनस किसको किया? एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन और जावा बेस्ड वाली कॉन्फ़िगरेशन, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन लगाते हैं ना, इक्वल्स टू स्प्रिंग बूट। मस्त फॉर्मूला है, यही चाहिए भी था। स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्लस इंटीग्रेशन। एम्बेडेड एचटीटीपी सर्वर माइनस एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन इक्वल्स टू स्प्रिंग। यही रट लो, यही बताना है तुमको, ठीक है। सर एक चीज पूछना था, जैसे स्प्रिंग में मतलब हम लोग भी स्प्रिंग इनिशियलाइजर से डिपेंडेंसी इंजेक्ट कराते थे, हम्म। तो उसमें भी एक्सएमएल और जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशंस होता था। तो सर स्प्रिंग बूट में एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते? नहीं होता ही, करना ही नहीं ना, कॉन्फ़िगरेशन ही हटा दिया है इन्होंने, तो करने की जरूरत ही कहाँ है? अगर आपको एक्सप्लिसिटली करवाना ही है तो हम क्यों नहीं कर सकते? स्प्रिंग बूट क्या है, स्प्रिंग के टॉप पे तो लिखा गया है,
तो तुम्हें खुद से करना है हम्म। तो कर सकते हो, बट करना ही क्यों है जब सब कुछ ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड है। अब हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो मिलता ही है एक, लेकिन हम चाहें तो उस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को खुद भी बना सकते हैं, उसे हम नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कह देते हैं। तो जो प्रोवाइडेड है उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। डन। हाँ जस्ट सर। एक एग्जांपल है कंस्ट्रक्टर का। एडवांटेजेस की बात करते हैं। वो कहता है इट क्रिएट स्टैंड अलोन स्प्रिंग एप्लीकेशन दैट कैन बी स्टार्टेड यूजिंग जावा स्लैश जार। हम उनको कंप्रेस करके जार बना लेते हैं, जार को एक्सट्रैक्ट करा के एग्जीक्यूट करने के लिए हम ये कमांड यूज करते हैं जार। It tests web application easily with the help of different embedded HTTP servers such as Tomcat, Zeti, etc. We do not need to deploy war files। हमको वार फाइल बनाने की जरूरत नहीं, जार और वायर दो ही होती हैं, जावा आर्काइव वेब आर्काइव। ठीक है। हमारी जो पैकेजिंग होगी हम जार में कर लेंगे और जार को हम चला सकते हैं, क्योंकि उस जार के अंदर ही एक एम्बेडेड सर्वर है ही। तो अलग से तुमको वार बना के एक अलग सर्वर पे ले जाकर रन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। It provides opinionated starter forms to simplify our Maven configuration। Maven वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी थी ना, स्टार्टर स्प्रिंग स्टार्टर कॉन्सेप्ट जो लेकर आए थे ये। It provides production ready features such as metrics, health checks and externalized configuration। पूरे एप्लीकेशन की जो हेल्थ है, जो इसे हम एक्चुएटर्स कहते थे, स्प्रिंग में एक्चुएटर नाम होता है, स्प्रिंग बूट में भी वो एक्चुएटर ही है। तो उसमें आप अपनी एप्लीकेशन की हेल्थ चेक कर सकते हो, क्या चल रहा है, कितना टाइम ले रहा है, वो सब आपकी कंसोल पे लॉग फाइल्स में प्रिंट होता रहता है, दिख जाएगा। हाइबरनेट में भी ये होता है। हाइबरनेट में भी अगर आपको स्टैटिस्टिक्स को प्रिंट कराना है तो आप करवा सकते हो लॉग्स में, बस वहां पे जहाँ वो जो cfg.xml फाइल थी ना, वहाँ एक प्रॉपर्टी इनेबल करनी पड़ती है, जैसे सो एसक्यूएल बता दिया, टू लिख दिया तो एसक्यूएल दिखाने लग गया, वैसे ही वो भी दिखाने लग गया। ठीक है। अच्छा, इट ऑफर CLI टूल फॉर डेवलपिंग एंड टेस्टिंग द स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन कमांड लाइन इंटरफेस, जहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन को चलवा सकते हो। इट ऑफर्स द नंबर ऑफ प्लगइन्स। हाँ, प्लगइन्स आप देखोगे जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहां पे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इट ऑल्सो मिनिमाइज राइटिंग मल्टीपल बॉयलर प्लेट्स, बॉयलर प्लेट कोड्स द कोड ऑफ, मतलब एक्सएमएल की वही वाली बात हो रही है। अच्छा, बॉयलर प्लेट्स तो सर्वलेट के थे जो स्प्रिंग ने हटाए, स्प्रिंग के हैं वो कौन हटा रहा है, स्प्रिंग बूट, वही तो लिखा है। इट ऑल्सो मिनिमाइज राइटिंग मल्टीपल बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट कोड्स में कुछ भी डाल सकते हो वैसे। एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन एंड एनोटेशंस, एनोटेशंस को भी इन्होंने बहुत मिनिमाइज किया हुआ है ना। मैंने आपको लास्ट शायद बताया भी था, कंट्रोलर प्लस रिस्पॉन्स बॉडी इक्वल्स टू रेस्ट कंट्रोलर, ऐसे बहुत सारे एनोटेशंस बनाए। कंपोनेंट स्कैन करके एक वो था जिसमें बेस पैकेज बताते थे। फिर उसके बाद इनेबल वेब एमवीसी एक एनोटेशन था वहां पे। उन सबको उन्होंने कंप्रेस करके एक एनोटेशन में, स्प्रिंग बूट एनोटेशन में डाल रखा है, तो वो तुम्हें अभी देखने को मिलने वाला है। इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसेस डेवलपमेंट टाइम। एक लिमिटेशन भी है स्प्रिंग बूट की, जो तुम्हें शायद थोड़ा सा याद रखना चाहिए, क्योंकि फीचर ही फीचर मिल रहे हैं, सब तो वाहवाही हो रही, कुछ तो बुराई कर दो, है ना। अभी कोई अभी इंटरव्यूअर बोल दे तुमने इतनी तारीफ कर दी, एक बुराई करके बताओ स्प्रिंग बूट की, कैसे बताओ, कुछ तो रखेंगे अपने पास। तो हमारी पॉकेट में होगा एक आंसर। स्प्रिंग बूट कैन यूज डिपेंडेंसीज दैट आर नॉट गोइंग टू बी यूज इन द एप्लीकेशन। दीज डिपेंडेंसीज इंक्रीजेस द साइज ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब ये जो एक पेरेंट डिपेंडेंसी पढ़ रही है, उसके अंदर मल्टीपल डिपेंडेंसीज है ना, जिन आपको क्या होता है, आपने 10 था उसको रिजॉल्व किया, बट उसके साथ साथ एप्लीकेशन का साइज भी तो बढ़ जाता है। हाँ, अगर यूज हो रही है तो वो वेल एंड गुड है, तो तुम्हारा सब कुछ काम चल ही रहा है। अगर नहीं भी यूज हो रही है, बट वो तो मेमोरी में जार तो लोड हो ही जाती है ना, जैसे ही आप उसमें डालोगे कॉम डॉट एक्सएमएल। बस यही उसका एक लिमिटेशन है। बहुत अच्छे। इसके बाद वही सारी बातें लिखी होंगी, वही अवॉइड एक्सएमएल राइटिंग, अवॉइड राइटिंग लॉट्स ऑफ इंपोर्ट स्टेटमेंट, क्योंकि सबको कंप्रेस करके एक छोटा छोटा एनोटेशन बना दिया है। वो पढ़ना है तो पढ़ लेना है, और ये बताया गया है कि STS यूज करके आप बना सकते हो अपना स्प्रिंग वर्क, क्या क्या देते हो, मैवन का वर्जन देते हो, जावा वर्जन देते हो, और
स्नैपशॉट, ये NID, HTS इज रिकमेंडेड, वो सब मैंने लिखा हुआ है, आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना। ये फीचर्स आ गए। प्रॉपर्टीज फाइल के साथ साथ YML भी सपोर्ट करता है, इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। ये जेसन की तरह होता है, कॉलम नॉर्मल लगा के करना पड़ता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं, इसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर है प्रॉपर्टीज फाइल, वही यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, स्प्रिंग वर्सेस स्प्रिंग बूट हो जाए, अंकित वर्सेस रोहित हो जाए आज। 2 मिनट के बंद करते, आ जाओ भाई, अखाड़ा बनाते हैं इसको। बताओ कौन कौन जीतेगा, कौन हारेगा, अंकित या रोहित? अंकित हारेगा, वो जीत जाएगा। तुम पहले ही हार गए। युद्ध भूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में जीता जाता है। वो खेला जाता है, बोलता है मैं जीता जाता है। अगर मनोभूमि में ही तुम हार गए, तुम हार जाओ। हाँ बोलो, पूरा बोलो। आंख बंद करके भी बोलो, वो भी ऐसे करके बोला था ना। बोलो बोलो। हाँ तुम देखना भाई, स्ट्रेस तो खुद आएगा तुम्हारे पास, बोलेगा अरे यार मुझे भी रख लो, तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो। Spring framework is the most popular application development framework of Java. The main feature of the Spring framework is DI, dependency injection, or inversion of control, IOC. With the help of Spring framework, we can develop a loosely coupled application. हाँ, loose coupling देता था. It is better to use if application type or characteristics are purely defined. ये सारी IODI ये सब मैं तुमको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, दोबारा बताने की जरूरत नहीं। स्प्रिंग बूट इज अ मॉड्यूल ऑफ स्प्रिंग वेव, उसी का एक मॉड्यूल है, एक प्रोजेक्ट बाद में जो आया था। इट अलाउज अस टू बिल्ड अ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन विद मिनिमल और जीरो कॉन्फ़िगरेशन। हाँ सर, यही बातें तो हो रही तब से, क्या नया बता रहे हो। इट इज बेटर टू यूज इफ वी वांट टू डेवलप अ सिंपल स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन और रेस्टफुल सर्विसेज। सबसे ज्यादा पॉपुलर वो इसी के लिए था, देखो। प्लस स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज वाइडली यूज्ड जावा एंटरप्राइज एडिशन फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशंस। स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क इज वाइडली यूज्ड टू डेवलप REST APIs. Done. It aims to simplify Java EE development and makes developer more productive. हाँ सर, वो सर्वलेट JSP में जो करते थे ना, उसी को तो इन्होंने क्या कर इजी किया था ना। वो जावा EE एडवांस जावा की बात हो रही है, एंटरप्राइज एडिशन एडवांस जावा की बात हो रही है, उसी को सिंप्लीफाई करने का तो एम था स्प्रिंग का। तब तो वो आया ही था 2003 में, वही तो लिखता है। बोला इट एम टू शॉर्टेन द कोड लेंथ एंड प्रोवाइड द इजिएस्ट वे टू डेवलप वेब एप्लीकेशन। इनका ये एम था। अब इनके बाद जो आएंगे उनका पता नहीं क्या क्या एम हो जाएगा, है ना। ठीक है। द प्राइमरी फीचर ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज डिपेंडेंसी। द प्राइमरी फीचर ऑफ स्प्रिंग बूट इज ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। सबसे बड़ा फीचर तो यही है, सबसे ज्यादा पेनफुल ये होता है। इट ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्स द क्लासेस बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। अपने आप ही वो कॉन्फ़िगर करता है, सारी क्लास कॉन्फ़िगर करके बीन बनाना, उनको इंजेक्ट करना, ऑटो वायर करना, वो सब करता है। It helps to make things simpler by allowing us to develop loosely coupled applications. ठीक है? It helps to create standalone application with less configuration. The developer writes a lot of code, boilerplate code, to do the minimal task. छोटा सा काम करना है स्प्रिंग में तो हमको बहुत सारा कोड लिखना पड़ता था। अभी स्प्रिंग MVC वाला जो एग्जांपल लिया था वही ले लो, उठा लो। वो नहीं उठाओ तो स्प्रिंग में भी चले जाओ, तो स्प्रिंग JDBC भी अगर आपने यूज किया था तो उसमें भी तो बहुत सारा कोड लिखा, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करनी पड़ती थी। हाँ सर, बीन बीन बनाई थी हमने। हाँ, छोटा सा काम करना हो तो बहुत सारी टास्क चलाने पड़ते हैं। इट रिड्यूसेस बॉयलर प्लेट कोड, इसने उन्हीं को तो रिड्यूस किया ना भाई। हाँ, टू टेस्ट द स्प्रिंग प्रोजेक्ट वी नीड टू सेट अप द सर्वर explicitly. हाँ, Spring Boot offers embedded servers such as Zetty and Tomcat etc. इन ये क्या है? Embedded server है, ठीक है।
इट डज नॉट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर एन इन मेमोरी डेटाबेस, कोई भी इन मेमोरी डेटाबेस नहीं है, आपको थर्ड पार्टी चाहिए ही होगा, MySQL जैसा, MySQL, पोस्टग्रेस, Oracle वगैरह। इट ऑफर्स सेवरल प्लगइन्स फॉर वर्किंग विद एन एम्बेडेड एंड इन मेमोरी डेटाबेस सच एज developers manually defines dependencies for the Spring project in POM rod. Spring Boot comes with the concept of starter in pom.xml file that internally takes care of downloading the dependencies jars based on the Spring Boot. ये तुमको मैंने बताया, बहुत अच्छी चीजें लिखी हुई हैं, अगर तुम इनको पढ़ो तो, है ना? मत पढ़ना, ठीक है? अभी ये स्प्रिंग बूट में इधर वो अभी वही तारीफें करेगा, इधर वो MVC के बारे में बोल देगा, वही है। एक बार तुम्हें देखना है, देख लेना, वीडियो में है ही, थियोरेटिकली। हाँ, ये लेयर्स तो शायद आपको याद होंगी। प्रेजेंटेशन लेयर, फिर होती है बिजनेस लेयर, परसिस्टेंस लेयर जहाँ डाओ वाला लॉजिक होता है, बिजनेस लेयर सर्विस वाला लॉजिक है, कंट्रोलर जहाँ ये प्रेजेंटेशन लेयर है वहीं से आ रहा है, वहीं से रिस्पॉन्स जा, रिक्वेस्ट आती है, रिस्पॉन्स जाता है। लास्ट में होता है एक्चुअल डेटाबेस। इन्हीं में आपस में बातचीत होती रहती है और ये आपका काम करते रहते हैं। पढ़ना है तो प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में यहाँ पढ़ लो, सबके बारे में लिखा है। द प्रेजेंटेशन लेयर हैंडल्स द HTTP रिक्वेस्ट, ट्रांसलेट्स द जेसन पैरामीटर टू ऑब्जेक्ट, अगर जेसन में आ रहा है तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा, अगर वेब से आया है तो फिर उसको जावा में वो तब भी कन्वर्ट करेगा। पता था ना? हाँ सर, एट द रेट मॉडल एट्रीब्यूट था वहां पे, जेसन के केस में रिक्वेस्ट बॉडी था, ठीक है। And authenticates the request and transfer it to the business layer. In short, it consists of views that is front end part. यहां से आया बेटा? अच्छा, ऑथेंटिकेशन समझते हो? ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, दोनों का क्या डिफरेंस है बताओ मुझे। मतलब जेन्युइन यूजर हो तो ऑथराइज स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने की। एप्लीकेशन मतलब यूजर का आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं, हम्म, और ऑथराइजेशन में यूजर कहां तक एक्सेस कर सकता है वो समझ आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर है एकदम। क्या क्या हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या एक्सेस हम उसको दे रहे हैं, वो क्या क्या कर सकता है, वो है ऑथराइजेशन का पार्ट। ऑथेंटिकेट, हम उसका वो जो भी आइडेंटिटी है वो चेक करते हैं कि हाँ ये जो बंदा है ये एलिड है या नहीं, है ना? उसी की बात है, बढ़िया। तो यही सारी बातें हो रही होती हैं एक एप्लीकेशन के अंदर। बहुत अच्छा, तो अभी हमको क्या करना है, एक स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन बनाना है, ये डाव वाव आ जाएगा बाद में। स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन बनाने के लिए सर हमको क्या करना पड़ेगा, इक्लिप्स को बंद करना पड़ेगा। ये पार्ट है सर स्प्रिंग बूट सीखने का? नहीं, पहले क्लिक सबसे पहले इक्लिप्स बंद करेंगे, फिर उसके बाद STS ऑन करेंगे, फिर 2 मिनट वेट करेंगे, मौन धारण करेंगे, फिर वेट करेंगे, फिर आने। क्या वो नहीं है बात जो है कि वो इधर पढ़ रहा था अपनी वो तो शरण कर लिया इतना मैं क्या कर रहा हूँ फ्री रूट का काम कर रहा हूँ जीरा से कर रहा हूँ फिर काम तो चल ही रहा है तो वो करना पड़ा है फिर बताऊँ करता ये बताऊँ वो एक बैठ गया बड़ा और इंसान है ये 2 लाख रुपए एक लाख जी हाँ अरे वाह देख ये उसका बड़ा ना 2 लाख रुपए जीतने इसमें तो नोट्स वो भाई जल्दी उनके चल रहा है रिवर्स भाई टेलिंग चेंज हो गया होगा कौन सी वाली मेरे नाम से अब होगा इंटरव्यू क्रैक अब भाई इधर का ऑफिस मुझे क्या व्हाट इज स्प्रिंग बीन व्हाट इज स्प्रिंग बोर्ड क्या करते हैं ये यार 4 घंटे इधर ये 50 ग्राम हो जाएगी 20 22 हजार रुपये खर्चा है तुम 4 दिन बर्बाद क्यों
तो इस तरह से 7 जुलाई से स्टार्ट होती है सी लोग मैटर में जाए। सीरियस में मेरा जॉब का प्रोग्रेस चल रही है 7 जुलाई से। तो मतलब क्या नाम ट्रेनिंग चल रही क्या चल रही है? ट्रेनिंग चल रही है। किस टाइम हो जाता है? मेरा 5:30 बजे तो रुक रहा है। 8 बजे निकलता है बस। अब हाँ, डे 4 दिन का चलती है तो किस टाइम चल रही थी? और 4 दिन होता है। 4 दिन। मंडे टू फ्राइडे, जैसे हॉकी वीकडेज में। मंडे टू फ्राइडे 10 15 दिन 5 दिन हो गए ना। थर्सडे तक चलती है। ऑनलाइन देता हूँ। जवाब मैंने राइट ऑनलाइन देता था। अच्छा वहाँ ऑनलाइन भी है क्या? सब कुछ तो सिखा रही है क्या था? सेम कुछ ट्रेनिंग देती है। ये तो नहीं सही। मेरे पर्टिकुलर जल्दी करा देते। तो सही है फिर मैं डिपेंड। और उज्जवल नाम पता लग रहा था गिरा था। हाँ 12 लाख तक कटेगा उसका, अरे कोई नहीं करेगी। उसको कौन है जो भी अभी आज मैं उसमें वाइट ब्लैक के शर्ट हटा था दवाई तो 12 लाख प्रेशर यही तो है। प्रेशर या ग्रेट प्रोडक्ट को 12 लाख का और प्रेशर सॉस पे ऐसा मोड़ में क्या चल रहा है। ट्रेडिंग चल रही है। ऐसे है सबके जुगाड़ है भैया। जो के बाद में ये वो जो दिखा रहे तो लगना है सबके जुगाड़ है। इसके भैया के चाचा ने जो काम करो मतलब भाई बड़ी मेरे जुगाड़ है यूज कर लो। तुम्हारे पास है क्यों? बस अब भाई मालूम जुगाड़ दिया तो ये हमारा सुन मोड़ रहा। आप तो इंसान अरे यार मेरा जुगाड़ जिंदा मेरा जुगाड़ बता भैया ने बोला भैया जरूर ले। तो ऐसे जुगाड़ तो बता दे वही से। यार मैंने ऑलरेडी बना वीडियो में जब मेरा हो जाएगा तब बता दूँ क्या क्या सब प्रोसेस। नहीं स्टार्ट किया है क्या? हाँ स्टार्ट जो भी किसी कंपनी के पास में कुछ काम होता है तो ये काम करें और ये काम करके पैसा कमाना है। फ्रीलांसिंग तो नहीं होगी। या तो झटका हो जाएगा ना। कुछ भी बात कर। अपने फ्रीलांसिंग कोई लड़के लगे हैं ना मतलब कुछ बात है। अभी चल रहा है मेरा फैक्ट्री भी नहीं बैठे फिर चलेगा स्टडी भी नहीं बैठे स्टार्ट से करा देगी वो। नहीं फोर वन तो हो गई थी मैं छोड़ गया फोर यहाँ पढ़ रहा था वो पढ़ ली मैंने 8 पे एडवांस लिया जो कोर भी करा और प्रोग्रामेशन पढ़ा है कोर भी करा टेस्ट पढ़ा है कोर भी करा कोर भी करा। और टेस्ट पढ़ा है और क्वेश्चन एक बंद सारे हमारे यहाँ से हाँ जी बहुत आपका ये हमारे यहाँ से एडिशन की एक्सेल कितना क्लास बड़ी मस्त है हमारे यहाँ से अर्जुन लगी से एडिशन चल भाई इतन कर कितनी क्लास हो चले तो दिन नहीं जो भी था टेस्ट में नहीं फिर 2 क्लास चले 5 शहर में तो ऑफिशियल पढ़ा नहीं चेंज भी कराना है यार इसमें ये बहुत करने के लिए अभी एडवांस लेवल का आया है देखिए चलना हाँ सबसे के लिए बस इतना करना होता है पहले जो अभी किया। कितने मिनट वेट किया? इससे पहले अगर तुम बनाने लग गए ना एसटीएस खोल के तुरंत बनाने लग गए एरर आ जाता है फिर चलता नहीं। सर मैं और मैं बता भी देता हूँ मैं कहाँ गया था अगर वहां नहीं गए तो दिक्कत आएगी वॉशरूम जाना पड़ता है भाई। जाओगे आओगे वापस तभी वो चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा। अब देख लो चलाना है प्रोजेक्ट तो वॉशरूम जाओ। ऑन किया ऑन करके छोड़ दिया सीधा वॉशरूम। रिकॉर्ड हो रहा है सब टेंशन मतलब सारे स्टेप रिकॉर्ड हो ठीक है। ऐसा बोलो कुछ भी दिमाग में आता है कभी कभी क्लिप आके भेज दे ऐसे लोग ऐसे होते हैं इतना मंद वो बिल्कुल सेम करेंगे जिसके साथ ये इतना मंदबुद्धि कोई नहीं होगा जो जावा यहाँ तक पढ़ के आ गया है। आईक्यू लेवल कुछ तो हो गया होगा उसका। ठीक है स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है फाइल देखो मैं क्या करा वैसे तो रिकॉर्ड हो रहा है फिर भी देख लो। न्यू पे गए स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट इस पे क्लिक करना है। हम जो बना रहे होते हैं ना प्रोजेक्ट ये इन हाउस सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है वैसे स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनता है कहाँ स्प्रिंग आईओ पे। अगर ठीक से देखा जाए तो सर्विस यूआरएल यहाँ वही यूज हो रहा है। तो स्प्रिंग इनिशियलाइजर जो बताया जा रहा था ना तुमको वो ये था कि आप जाना यहाँ पे लिखना स्प्रिंग इनिशियलाइजर। इनिशियलाइजर लिखा ये रहा स्प्रिंग इनिशियलाइजर ओपन किया। ये आपको प्रोवाइड कर रहा है ये सब कुछ
कि भाई कौन सा क्या यूज करना है, जावा यूज करना है, मैवन, ये रहा स्प्रिंग बूट का 3.5.5 वर्जन, ये ग्रुप आईडी, एक आर्टिफैक्ट आईडी है, नेम है, डिस्क्रिप्शन है, पैकेज नेम ये रखना है, जार पैकेजिंग जावा वर्जन 17, और डिपेंडेंसी क्या रखनी है, यहाँ से डिपेंडेंसी ऐड करा दो, यहाँ पे लिख देना वेब, तो स्प्रिंग वेब वाली आ जाएगी, स्प्रिंग डेटा जेपी चाहिए तो वो डालो, जो भी चाहिए आप यहाँ से डाल के एक्सप्लोर पे क्लिक करोगे तो तुम्हें ये प्रोजेक्ट दिखाएगा, ऐसा बन के देगा, पॉम डॉट एक्सएमएल में ये आएगा, ये कंटेंट होगा। टेस्ट की तो अपने आप पड़ी रहती है, वेब तुमने डाली थी, जावा वर्जन 17 यूज हो रहा है, ठीक है। और ऊपर अभी ये एसआरसी खाली होगा। अच्छा, एक तो फाइल बनती है ना, जो तुम्हारा पैकेज नेम था ना जावा के अंदर, कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट डेमो के अंदर, डेमो एप्लीकेशन डॉट जावा फाइल है, इसमें बाय डिफॉल्ट इतना जनरेटेड होगा, इसमें मेन मेथड होता है, यहीं से प्रोग्राम रन करना होता है, ठीक है। रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दो, चल जाए। तो ये ऐसा दिखने वाला है आपका प्रोजेक्ट, ये तुमको बस ये बता रहा है। क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद इधर से जनरेट क्लिक करोगे, जैसे ही जनरेट क्लिक करोगे वो डाउनलोड हो जाएगा। डेमो नाम रखा था ना, डेमो एक जिप फाइल डाउनलोड हुई, इस जिप फाइल को क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट करो किसी लोकेशन पे, उसी लोकेशन से उसको इंपोर्ट कराओ एसटीएक्स में या इक्लिप्स में, और उसके बाद फिर वो करो। अगर ये तुम बना रहे हो तो ऊपर से देखो, तो यहाँ पे एक यूआरएल यूज हो रहा है, स्टार्ट करके कुछ आया है, क्या ये वही यूआरएल है? तो स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन बनेगा तो यहीं से बनता है। एचटीएस तुम्हें इन हाउस दे रहा है कि भाई आपको बाहर भागने की जरूरत नहीं, वहां से सर्च करके बना के जिप करने की जरूरत नहीं, यहीं बनाओ, सीधा तुम्हारा प्रोजेक्ट इधर बन के देगा, जैसे अब तक बनते थे, वही कर रहे हैं स्प्रिंग बूट। रेस्ट, रेस्ट एपीआई, रेस्टफुल रखा हुआ है नाम ऑलरेडी, ऐसे मैं सिमिलर नेम है, थोड़ा डिफरेंट कर लिया, टाइप मेवन ने पैकेज बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्टेड रहता है, कॉम डॉट माइक्रो सर्विसेज हटा के जो भी तुम्हें नाम रखना है अपने ग्रुप का रख दो, कॉम डॉट स्प्रिंग बूट, ठीक है। आर्टिफैक्ट ये रहा, रेस्ट एपीआई स्प्रिंग बूट, ये भी कैपिटल ही कर दो फिर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ये रहा, पैकेजिंग, पैकेज नेम ये आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट करा, यहाँ पे पूछेगा आप बताओ कौन सा डिपेंडेंसी चाहिए, तो स्प्रिंग वेब का चाहिए तो यहाँ पे वेब लिखोगे ना, वेब आ जाएगा स्प्रिंग वेब का, ये आ रहा है नीचे वेब में स्प्रिंग वेब, इसको चेक कर लेना, मेरा बाय डिफॉल्ट ऊपर ही शो कर रहा है तो मैं यहीं से चेक कर लेना, बस एक ही डालूंगा, आगे कुछ डाल ही नहीं रहा। नेक्स्ट करोगे, ये लिंक्स आ रहे हैं, उन्हीं का वेबसाइट का लिंक है, और फिनिश कर देना, बस फिनिश करते ही स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट रेडी। अब आप ये देखेंगे कि हम वो जो एपीआई बना रहे थे, वहां पे एपीआई बनाने के लिए क्या क्या किए थे और यहाँ क्या कर रहे होंगे, ठीक है। यही था क्या, आर्टिफैक्ट चेंज नहीं किया था, कैपिटल नहीं किया था, ये स्मॉल ही रह गया, ठीक है। सर ये और आपने इंपोर्ट नहीं किया ना, मतलब यहाँ पे फाइल से न्यू पे जाके क्लिक करके किया है ना? हाँ, न्यू पे जाके स्प्रिंग स्टार्टर वाला प्रोजेक्ट बनाया ना मैंने। अच्छा अच्छा। इक्लिप्स में ऑप्शन ही नहीं आता एसटीएस, ओ सॉरी स्प्रिंग, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट का, इसीलिए एसटीएस इंस्टॉल करने को बोला गया था, ठीक। एसटी अगर इक्लिप्स में ही काम करना है कर सकते हो, बट वो फिर वो वेबसाइट पे जाके ब्राउजर पे जाके करना होगा। इसके बाद सही ठीक है इसको आ रहा है। इक्लिप्स, वो जो इक्लिप्स था जो ब्लू कलर का आइकन आ रहा था, उसमें डाउनलोड किया तुमने स्प्रिंग बूट, कैसा आइकन है, ग्रीन है या ब्लू है? इंटीग्रेशन किया तुमने, दिखाओ दिखाओ, पॉम डॉट एक्सएमएल खोल के दिखा रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है। हमने तो वेब वाली डाली थी, वर्जन वगैरह कुछ बताया नहीं, बाकी सब ऐसा है। जार्स डाउनलोड हो गई हैं, हाँ सर, मैवन के अंदर इतनी सारी जार फाइल्स आ रही हैं अपने आप ही, हमने कुछ नहीं करा, ठीक है, बढ़िया। जावा वर्जन 17 था। मेन में चलते हैं, स्प्रिंग बूट आ रहा है प्रोजेक्ट, इधर एक एप्लीकेशन बन के आया है। इस एप्लीकेशन में स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन मेथड को कॉल कर रखा होता है, जिसमें हमने
अपने ही क्लास का नाम पास किया होता है, और कोई भी आर्गुमेंट देना चाहते हो वो पास करता है। ये हमें एक्चुअली, अगर अगर आप चाहो ना, तो ये इसका रिटर्न टाइप होता है, ये आईओसी ही रिटर्न करता है ना। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट भी यहाँ से बना सकते हैं, बट उसकी हमें जरूरत पड़ती ही नहीं। सबको काम ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। एक एनोटेशन लगा, स्प्रिंग बूट एनोटेशन, इस पे, इसी पे आगे राइट क्लिक करना होता है, राइट क्लिक करके रन एज पे गए और स्प्रिंग बूट ऐप पे क्लिक कर दिया, प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। रन हो गया, हाँ सर रन हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई है। सर्वर पोर्ट बता रहा है, इस पे चल रहा है अभी। लेकिन अभी हमने कुछ लॉजिक लिखा नहीं है, अगर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जाके सर्वर ब्राउजर पे, तो ये कुछ रिटर्न तो कर नहीं पाएगा। उसके लिए हमें लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो ठीक है सर, एक एपीआई बनाने के लिए क्या करना, रेस्ट एपीआई बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा निका, आपको वहां पे बहुत कुछ करना पड़ रहा था, यहाँ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ आपने यूजर करके बनाया था ना उस दिन, यहाँ अपना बस एंटिटी बनाओ। मॉडल रख लो या एंटिटी रख लो, जो तुम्हें नाम रखना है वो रख लो। क्या था, यूजर नाम रखा था ना, यूजर ही रख लो। डन। इसके अंदर वही रख लो अपने वेरिएबल, प्राइवेट इंट आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, और क्या था, यूजर नेम और पासवर्ड ले लो। नेम ही रखें या यूजर नेम कर दें इसको, यूजर नेम। फॉलो कर लो पूरा स्टैंडर्ड। डन। कंस्ट्रक्टर गेटर सेटर बना डालते हैं। सोर्स स्ट्रक्टर सुपर क्लास वाला बना दो, नो आर्ग्यूमेंट हटा, पैरामीटराइज बना दो। उसके साथ साथ गेटर सेटर दे दो, टू स्ट्रिंग बना दो। बहुत है। ठीक है, एक एंटिटी रेडी कर दी, अब क्या करें, अपना कंट्रोलर बना लो। पैकेज का नाम कंट्रोलर रख लिया। यूजर को कंट्रोल करने वाला बंदा जो होगा उसका नाम यूजर कंट्रोलर ही तो रखेंगे। इसमें ना वो न्यू लेटेस्ट वाले एक्लिप्स में आ रहा है 2025 वाले। अरे चलो फिर तो अच्छी बात है, अब तक नहीं आता था। अब क्या करना है सर, हमको वो जो रेस्ट एपीआई हमने बनाई थी, उसमें हमने यहाँ पे कंट्रोलर लगाया था, एक रिस्पॉन्स बॉडी लगाया था, हमने कहा ना ना ना, आपको क्या लिखना है, रेस्ट कंट्रोलर। ये वो एनोटेशन है जो इक्वल होती है उन दोनों के। रेस्ट कंट्रोलर लगाना है, और यहाँ पे आपको याद है जैक्सन की एक एपीआई डाली थी हमने वहां पे, डेटा बाइंडिंग के लिए, जेसन टू जावा, सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन के लिए। यहाँ नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली चलेगा, वो एपीआई इंक्लूडेड है अपने आप। चलो, ये तो हमने सुना था, बट करेगा काम या नहीं अब देख ले। पब्लिक हम यूजर ही रिटर्न करें, क्योंकि स्ट्रिंग तो हमारा बिना जैक्सन एपीआई के भी चल रिटर्न हो रहा था, अगर रिस्पॉन्स बॉडी लगा रहे थे तो। वो भी रिटर्न तो हो रहा था, बट रिस्पॉन्स बॉडी एनोटेशन यूज करते थे तभी होता था। अभी हम वो यूज नहीं करेंगे, तब भी स्ट्रिंग रिटर्न होगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। तो डमी एक मेथड है ये, जो रिटर्न करना चाहता है किसको, एक यूजर को, जो कि बहुत परेशान है इस दुनिया से। आशीष, कोई है तो नहीं ऑनलाइन में आशीष, बेचारा वो बुरा सा मान जाए। और उसका पासवर्ड जो है वो है A1234 5, ऐसा कुछ बंदा है। यूजर कौन है इसको नहीं पता तो इंपोर्ट करा लो, यही है ना तुम्हारा यूजर। इसके अंदर एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, सिस्ट्रेस
और इसको ERR से प्रिंट कराते हैं। इस पे एनोटेशन लगेगी @ गेट मैपिंग। डन। सर कुछ नहीं लगाना, नहीं लगाएंगे। गेट रिक्वेस्ट करेंगे ना पोस्टमैन में जाके, अपने आप यही कॉल होगा, पता है ना। अगर यूजर रिटर्न हो गया तो मतलब बन गई रेस्ट एपीआई, बाकी के सारे मेथड ही तो बनाने रह गए हैं क्रेड करने के लिए। हाँ चलाते हैं, पहले इसको रन कर देते हैं फिर पोस्टमैन ओपन करने चलेंगे। पोस्टमैन को ओपन करने की जरूरत भी नहीं, देखो यहाँ से रन एज नहीं करना। स्प्रिंग बूट में जो मेन मेथड है ना वहीं से चलाना है आपका। नॉर्मल जावा एप्लीकेशन भी तो वैसे ही चलता था, मेन से ही स्टार्ट होता है, मेन पे ही खत्म होता था, वही। तो ये देखते हैं रन होता है या नहीं। फेल टू स्टार्ट, पोर्ट वॉज ऑलरेडी इन यूज। पहले से यूज था वो पोर्ट, इसलिए वो उसने थोड़ा सा गुस्सा हो गया। वो अभी पोर्ट सारे एप्लीकेशन बंद हो गए, क्लियर किया। पोर्ट ऑलरेडी यूज दिखाए ना तो सारे सर्वर को बंद कर देना, ये जो रेड इंडिकेटर आता रहता है इसको बंद करना है और फिर से इनको स्टार्ट कर। हम्म, चाहो तो पोर्ट बदल सकते हो, दूसरे पोर्ट पे चला सकते हो एप्लीकेशन, वो तुम्हारा कॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 8080 पे चला हुआ। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है ना तो SRC मेन रिसोर्सेज में एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल होती है, इसी में लिखना होता है। पोर्ट भी बदल सकते हैं यहाँ पे, सारी कॉन्फ़िगरेशन इधर ही करनी होगी आने वाले टाइम में। तो इधर चले चलो और जाके कोई एप्लीकेशन का नाम तो नहीं बताना, बस अपना पोर्ट बताना कि भाई हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। ये क्या रिटर्न कर रहा है? यूजर रिटर्न कर रहा है, बन रही है। तो अब मुझे बताओ, तुमने स्प्रिंग बूट में रेस्ट एपीआई बनाने के लिए क्या किया था अभी? कुछ बनाया क्या? नहीं, सीधा कंट्रोलर में लॉजिक लिख दिए सर, एंटिटी बनाई और उसको रिटर्न करा दे, हो भी गया रिटर्न। कॉन्फ़िगरेशन की? नहीं, हमने तो करी ही नहीं कॉन्फ़िगरेशन, जीरो कॉन्फ़िगरेशन। यही तो कह रहा था वो, जीरो कॉन्फ़िगरेशन होगी। सर वो वाला लॉजिक वो कहाँ गया तुम्हारा? अरे यार वो तो क्लिप्स में था ना, उसको मैंने उस पर भी डाला हुआ है क्या, गिटअप पे? किस नाम से है? राधे स्प्रिंग MVC। उस दिन बताया तो था। अ, इसमें क्या ले रखा है? पासवर्ड ही ले रखा है ना, ये बहुत अच्छी बात है, सब पास। हम्म, अच्छा URIs यूज करनी है, URIs तो URI यूज करो, नहीं तो यहाँ पे अपना वो डाल सकते हो, कर लेते हैं, क्यों फालतू में दिमाग लगाए। तो मॉडल के अंदर था URI कांस्टेंट, एक इंटरफेस, यूजर URI कांस्टेंट। डन। कंट्रोलर वाले भाई साहब अब एरर मत देना इसमें। अच्छा, रेस्ट URI कांस्टेंट यूज हो रहा है, ठीक है भाई, इसको रीनेम करेंगे, क्यों फालतू में उधर पूरे में चेंज करते फिर। कॉपी पेस्ट करना फास्टली कैसे करते हैं वो भी सीख जाओगे तुम साथ के साथ, है ना। देखो ठीक है, गेट यूजर नेम का यू कैपिटल कर रहा है, इधर क्या रखा हुआ था? यूजर नेम रखा ना हमने, कैपिटल कर दिया, हाँ यही समस्या हो।
समस्या का समाधान क्या है? ये रहा ना समाधान। अब पूरे गेटर सेटर चेंज करने पड़ते हैं ना। क्या चेंज करना है बताओ, कहाँ चेंज करना है? मुझे तो नहीं लगता कहाँ चेंज करना है। कोई एरर आ रहा है क्या? आएगा ही नहीं। ठीक है सर, ये वो लॉजिक है जो हमने यूज किया था लास्ट एपीआई। अभी ये चलेगा सर? चलना चाहिए। देखते हैं चला के। तो पाथ वेरिएबल भी लगा रखा था ना, गेट यूजर, किसी को आईडी के गेट यूजर बाय आईडी बनाया था ना, गेट ऑल यूजर्स है। और गेट ऑल यूजर्स के लिए जो रिक्वेस्ट रेज करनी है वो क्या है? गेट ऑल यूजर्स, ठीक है। रन करेंगे एप्लीकेशन को, पहले बंद कर देते हैं जिससे ये पोर्ट ऑलरेडी इन यूज ना बताने लगे बेचारा। गुस्सा भी हो जाता है कभी कभी। रन उसी फाइल को करना है, मेन फाइल को जिसमें मेन मेथड है, ध्यान रखना ना। कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जिनको रन कराना नहीं आ पाता बेचारे। ये विकास दे रहा है वो पुराना वाला स्लैश। मैं पोस्टमैन पे जा ही नहीं रहा। अरे वो चारों यूजर, गेट यूजर बाय आईडी भी तो था। कांस्टेंट भी अलग था क्या उसका? था तो स्लैश मुझे 3 वाला चाहिए, दे देगा। तो वो एपीआई वहां बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा था सर? वो सारी की सारी चीजें, सारी कॉन्फ़िगरेशन खुद करनी पड़ी थी। स्प्रिंग बूट में वो कितने देर में हो गया? ये लॉजिक चलो मैंने कॉपी पेस्ट भी कर दिया, मान लेते हैं, ये कंट्रोलर वाला। बट ये मेथड लिखने में मुझे कितना ही टाइम लगेगा? उस दिन तो मैंने स्पेस से ही लिखे थे ना सारे। 10 मिनट में लिख सकता हूँ ना? हाँ सर, 10 मिनट में लिख जाएगा आराम से। 10 मिनट नहीं मैं कर रहा हूँ, 20 मिनट में लिख जाएगा। इसके अलावा कोई कोड लिख रहे हो क्या तुम? नहीं ना, वो तो एक यूजर बनाया बस, एंटिटी। समझ रहे हो? कांस्टेंट बनाओ नहीं बनाओ मत बनाओ, इसी के ऊपर वो डाल दो डबल कोट्स के अंदर, क्या फर्क पड़ता है? वो बस एक स्टैंडर्ड है जो मैं फॉलो करवा रहा हूँ। एपीआई बनाना कितना इजी हो गया सर, 10-15 मिनट में काम हो रहा है। वो जो काम जो स्प्रिंग एमवीसी के अंदर एपीआई बनाने में जहाँ घंटों लगते हैं, वो काम अब यहाँ पे आप स्मूथली कर सकते हो। ठीक है। तो रेस्ट एपीआई स्प्रिंग बूट वाला मैं लॉजिक तुमको भेज रहा हूँ, मतलब इसको भी वो कर देता हूँ मैं। आज जाके तुम इसको बना के देखो। तो टाइम नहीं है, दूसरा बैच भी होगा, लंच टाइम मेरा खत्म हो गया सारा। आज मैंने 30 मिनट फिर लेट कराया था तुम्हारा क्लास स्टार्ट। गिटअप पे डालूं या जिप करके दे दूं? यार कितना गिटअप पे डाले? जिप कर देता हूँ। ऑलरेडी पड़ा हुआ हो। कॉपी, यहाँ पे जिप करके भेजता हूँ, अपना आराम से चला लेना। कंप्रेस टू जिप, इसको पहले करो।